डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस में मोनार्की ख़त्म हुई और फ्रांस एक रिपब्लिक बना। लुई 16 ने 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो खुश नहीं था और उसने प्रशिया के राजा के साथ एक गुप्त समझौता किया, सीक्रेट नेगोशिएशन। फ्रांस में होने वाली घटनाओं से फ्रांस के आसपास के जो कंट्रीज़ थे, नेबरिंग कंट्रीज़, वो भी चिंतित थे। तो वो लोग भी अपनी सेनाएं भेजकर फ्रांस में 1789 के बाद जो कुछ भी घटनाएं हो रही थी उनको रोकने का प्लान बना रहे थे। पर इसके पहले फ्रांस में नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोटिंग करवाई ताकि प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया जा सके। इस वॉर में पार्ट लेने के लिए हज़ारों की संख्या में फ्रांस में वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया। उनके लिए ये युद्ध केवल फ्रांस के राजा लुई 16 के खिलाफ नहीं था, बल्कि इस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जिसमें किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स सारे यूरोप के विभिन्न देशों में अपनी ऑटोक्रेसी चलाते थे। देशभक्ति के सॉन्ग्स गाए जाने लगे, जिसमें मार्सिलेज नाम का एक सॉन्ग जिसे रोजर डी ला आइजल ने कंपोज किया था, इसे पहली बार मार्सिलीज से आने वाले वॉलंटियर्स ने गाया। बाद में यही मार्सिलेज फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। इन रिवॉल्यूशनरी वॉर्स के कारण फ्रांस के लोगों को बहुत लॉस उठाना पड़ा और उनके जीवन में इकोनॉमिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां भी आईं। मेन वर फाइटिंग डायरेक्टली, जो पुरुष थे वो लोग युद्ध में डायरेक्टली पार्ट ले रहे थे, जबकि वुमेन को अन्य काम देखने थे। उन्हें अपनी लिविंग को भी अर्न करना था, फैमिलीज़ को भी देखना था। लोगों को ये विश्वास था कि ये रिवॉल्यूशन अभी ख़त्म नहीं होगा और ये चलता रहेगा और इसे चलाया जाना चाहिए, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पॉलिटिकल राइट्स दिए थे वो केवल रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिए थे, तुम्हें याद होगा। तो पॉलिटिकल क्लब्स बने जहाँ पर लोग बैठकर डिस्कशन करते थे, जहाँ पर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बातें करते थे और अपने प्लान्स के बारे में बातें किया करते थे। कैसे एक्शन लिया जाए भविष्य में, इसके बारे में डिस्कशंस किया करते थे। उस वक्त आज की तरह कोई सोशल मीडिया तो था नहीं कि मोबाइल में व्हाट्सएप पे हम बात कर लें। तो लोग पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, वहाँ बैठ के लोग डिस्कस करते थे। ऐसे सभी पॉलिटिकल क्लब्स में जैकोबिन क्लब सबसे फेमस था। तो जैकोबिन क्लब में बैठ के लोग डिस्कस करते थे। वोमेन जो थी, महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाए, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि वोमेन को तो पूरी तरह पॉलिटिकल राइट्स से अलग रखा गया था, उन्हें तो कोई पॉलिटिकल राइट दिए ही नहीं गए थे। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जो थे वो अधिकतर पुअर फैमिली को बिलोंग करने वाले लोग थे। इसमें शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, जैसे जूते बनाने वाले, पेस्ट्री का काम करने वाले, वॉच बनाने वाले, प्रिंटर्स और डेली वेज का वर्क करने वाले मजदूर, ये सभी जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे। और इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। इन लोगों ने अपना एक ड्रेस कोड भी डिसाइड किया, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, स्ट्राइप वाले लाइनिंग वाले ट्राउजर्स पहनना इन्होंने स्टार्ट किया, जैसा कि डॉक पर काम करने वाले वर्कर्स पहनते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी एक अलग पहचान बन सके। 1792 के समर में जैकोबिन लोगों ने, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने एक रिवॉल्यूशन डिसाइड किया। देखो, पेरिस की जनता शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, हाई प्राइसेस ऑफ फूड, इन सब से बड़ी नाराज़ थी। तो जैकोबिन्स ने उन लोगों के साथ मिलकर एक रिवॉल्यूशन करने का डिसाइड किया। 10 अगस्त को ये लोग पैलेस ऑफ टुलरीज में घुस गए, राजा के गार्ड्स को मार दिया और राजा को भी
द किंग वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन्ड, कुछ घंटों तक उसे बंधक बना के रखा। इसके बाद असेंबली में वोटिंग हुई और पूरे रॉयल फैमिली को जेल में डालने का डिसाइड किया गया। दोबारा इलेक्शंस करवाए गए और अब थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ। ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ दे वर गिवन द राइट टू वोट। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल रिच मैन को वोटिंग राइट दी गई थी अबव 25 ईयर्स, जबकि 1792 में कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को जो कि 21 ईयर्स के ऊपर हैं उनको वोटिंग राइट दिया गया, पॉलिटिकल राइट दिया गया। रिच और पुअर का कोई भेदभाव नहीं किया गया। इस नई असेंबली का नाम दिया गया कन्वेंशन। 1792 की जो नई असेंबली बनी इसको नाम दिया गया कन्वेंशन, और कन्वेंशन के द्वारा फ्रांस से मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया 1792 के कन्वेंशन के द्वारा। तुम्हें पता है कि रिपब्लिक उस गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड होता है और कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती। लुई 16 को देशद्रोह का मुकदमा चलाकर मौत की सज़ा दी गई और उसके बाद क्वीन मेरी एंटोनेट को भी सेम सज़ा दे दी गई और इस तरह से फ्रांस से मोनार्की ख़त्म हुई। अब हमारा अगला टॉपिक है द रीन ऑफ टेरर। देखो अभी तुमने पढ़ा कि कन्वेंशन जो बना, फ्रांस से मोनार्की को ख़त्म किया गया, तो इस सारे रिवॉल्यूशन में जैकोबिन्स का मेन रोल था और जैकोबिन्स का रूल जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। तो 1793 से 1794 तक का एक साल का जो पीरियड है फ्रांस की हिस्ट्री में, इसे रीन ऑफ टेरर कहते हैं। इस एक साल के पीरियड में रॉबेस्पियरे फ्रांस का लीडर जो था, ही वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस। रॉबेस्पियरे की जो पॉलिसी थी वो सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी थी। वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहता था और जो भी उससे सहमत नहीं होता था उससे पनिशमेंट दिया जाता था। जो भी उसकी नज़रों में रिपब्लिक का एनिमी होता था, चाहे वो नोबल्स हों, क्लर्जी हों या किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हों या खुद उसकी अपनी पार्टी के मेंबर ही क्यों न हो, जो भी उसके मेथड से एग्री नहीं होता था उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था और एक रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल उस पर मुकदमा चलाता था। अगर उन्हें अपराधी पाया जाता था तो उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता था। दे वर गिलोटिन्ड। गिलोटिन एक डिवाइस थी जिसे डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, जिसमें दो खंभों के बीच में एक ब्लेड लगा दी जाती थी और व्यक्ति का सर काटने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता था। ऑल्दो रॉबेस्पियरे की गवर्नमेंट ने अपने राज्य में कई सुधार लाए। मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया गया ताकि वो सबको अवेलेबल हों सस्ते दाम पर। पीजेंट्स को कंपलसरी कर दिया गया कि वो अपना प्रोडक्शन अपने ग्रेन्स सिटी में लाएं और उसे उसी दाम में बेचें जो दाम गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर को पर रोक लगा दी गई। सभी के लिए इक्वालिटी ब्रेड का इस्तेमाल करना कंपलसरी था। लोगों के बीच में होमोजीनिटी लाने के लिए जो ट्रेडिशनल मॉन्सियर और मैडम संबोधन का इस्तेमाल किया जाता था मेन और वुमेन के लिए, अब वो बात समाप्त कर दिया गया और अब सारे मेन को सिटोयन और वुमेन को सिटोयनी, जिसका मतलब होता है सिटीज़न, तो सबको केवल सिटीज़न माना गया। चर्चेस बंद कर दिए गए। चर्चेस की बिल्डिंग्स को सेना के लिए बैरक्स में बदल दिया गया, ऑफिसेज बना दी गई। पर प्रॉब्लम थी रॉबेस्पियरे की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। ये अपनी पॉलिसीज़ को इतना कड़ाई से, और इससे कड़ाई क्या क्रूरता कहा जाएगा, क्रूरता से अप्लाई करता था कि उसके सपोर्टर्स भी उसके खिलाफ हो गए। अंत में 1794 में इसे अरेस्ट कर लिया गया और इस पर भी मुकदमा चलाकर इसे भी अगले दिन गिलोटिन कर दिया गया और इस तरह से एक साल का रीन ऑफ टेरर
1793 से 1794 का अंडर द रूल ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। देखो, जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद समाज का जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास लेकिन केवल उसके जो रिच लोग थे, इन्होंने सत्ता पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो इस रिच मिडिल क्लास के द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा कर लिए जाने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें फिर से पुअर पीपल से वोटिंग राइट छीन लिया गया, क्योंकि ये कब्ज़ा करने वाले रिच लोग थे, तो इन्होंने पुअर लोगों से वोटिंग राइट दोबारा छीन लिया। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट किया गया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉज, और फिर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक डायरेक्टरी अपॉइंट की। डायरेक्टरी का मतलब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जिसमें 5 मेंबर्स थे। एग्जीक्यूटिव बॉडी तुम्हें पता है, हमारे देश में भी लेजिस्लेचर के अलावा एग्जीक्यूटिव है, जो कि लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, लागू करने का काम करती है। तो एग्जीक्यूटिव बनाई गई जिसमें 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। 5 मेंबर्स इसलिए ताकि पावर का कंसंट्रेशन केवल एक हाथ में ना हो पाए, जैसे कि जैकोबिन गवर्नमेंट के समय रॉबेस्पियर के हाथ में था। लेकिन ये जो डायरेक्टर्स थे अक्सर ये झगड़ते रहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ, तो फिर उन्हें डिसमिस करना पड़ा। तो इस तरह से फ्रांस में फिर एक इंस्टेबिलिटी का माहौल बना, अशांति का माहौल बना, और इसी इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था, इसने सत्ता पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो हम देखते हैं कि फ्रांस में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बराबर चेंजेस होते रहे, लेकिन इस सारे पीरियड के दौरान कुछ आइडियल्स थे, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ये सारे जो आइडियल्स थे ये इंस्पायरिंग आइडियल्स बने रहे, ये लोगों को प्रेरणा देते रहे। केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों के लोगों ने भी इन आइडियल्स को अपनाया और उनसे इंस्पिरेशन लिया आने वाले समय में।